वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं और भारतीय व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण थे, राष्ट्रीयकरण से उन्हें क्या क्या लाभ हुआ आदि के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आखिर राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, ठीक है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीयकरण का अर्थ। आखिर राष्ट्रीयकरण होता क्या है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ जब सरकार किसी उद्योग अथवा व्यापार का स्वामित्व स्वयं ग्रहण कर लेता है तब इस कार्य को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब सरकार किसी उद्योग अथवा व्यापार का स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, वो खुद मालिक हो जाता है, तो इसी कार्य को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यानी कि वो प्राइवेट हाथ से गवर्नमेंट के हाथ में जा चुकी है, ठीक है। तो हम इसी को राष्ट्रीयकरण कहेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका प्रथम चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश द्वारा देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को किया गया था 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रमुख विशेषता। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख विशेषता, ठीक है। तो कौन कौन सी विशेषताएं, तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्या है इसमें, भारत के 14 निजी व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व जिसकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक थी, ठीक है, सरकारी अधिकार में ले लिया गया। यानी कि जिसकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी उसको सरकारी अधिकार में ले लिया गया। उन बैंकों के नाम निम्नलिखित हैं, यानी सब बड़े बैंकों को ही उन्होंने सरकारी अधिकार में लिया था। तो वो कौन कौन से बैंक है इनके नाम हम देखेंगे। वो 14 बड़े बैंक थे, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो आइए उन बैंकों के नाम को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा, पांचवा है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अब आगे है छठवां है कनेरा बैंक, सातवां है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आठवां है देना बैंक, नौवां है सिंडिकेट बैंक और 10वां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है 11वां इलाहाबाद बैंक, 12वां इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 13 इंडियन बैंक और 14 इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 14 बड़े व्यापारिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनको प्राइवेट हाथ से लेकर गवर्नमेंट हाथ में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इन बैंकों की संपूर्ण संपत्ति, यानी कि यह क्या है, विशेषताएं बताई जा रही है राष्ट्रीयकरण के। तो सबसे पहला इसमें कौन सा है, इन बैंकों की संपूर्ण संपत्ति, दायित्व तथा कोष आदि सरकारी अधिकार में आ गए। यानी कि इन बैंकों की जो संपूर्ण संपत्ति थी, जितना भी इसके अंदर रुपया था, कैश था, या जितना भी इन बैंकों से संबंधित दायित्व थे या कोष थे, वो सब किसके हाथ में आ गए, सरकारी अधिकार में आ गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है प्रत्येक बैंकों के मुख्य अधिकारी उसके परिरक्षक यानी कस्टोडियन नियुक्त कर दिए गए। यानी उन 14 बैंकों के जो भी मुख्य अधिकारी थे वो परिरक्षक नियुक्त कर दिए गए राष्ट्रीयकरण के बाद। चौथा है प्रत्येक बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबंधक संचालन मंडल के सभी सदस्य अपने पदों से मुक्त कर दिए गए। बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालन मंडल के सभी सदस्य अपने पदों से मुक्त कर दिए गए, उन्हें हटा दिया गया, ठीक है, या हटा दिए गए या फिर उनका प्रमोशन कर दिया गया। उसके बाद आगे है पांचवा, इन बैंकों के अनेक कर्मचारी तथा अधिकारी अपने पदों पर यथावत बने रहे और उन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया गया। इनके जो अन्य कर्मचारी थे या अधिकारी थे वो अपने पदों पे थे तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया गया था, ठीक है। छठवा है इन बैंकों के संचालन के लिए सरकार द्वारा नियम बनाने की व्यवस्था की गई थी। यानी इन बैंकों की जो संचालन की व्यवस्था थी उसके लिए नियम भी बनाए गए थे, ठीक है।
अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य हमने पहले देखा था, राष्ट्रीयकरण की उल्लेखनीय विशेषताएं देखी थी, और अब हम देख रहे हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। ठीक है, तो इसका सबसे पहला है, इसमें जो है वो है आर्थिक केंद्रीकरण को समाप्त करना। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व व नियंत्रण कुछ ही अंशधारियों के हाथ में था, जो अपने हित में कार्य करते थे, यानी कि वो सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करते थे। फलतः आय एवं संपत्ति का असमान वितरण होता था, यानी जो उनकी आय थी या जो उनकी संपत्ति थी, उनका मतलब बराबर से वितरण नहीं हो पाता था। अतः आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कृषि क्षेत्र का विकास। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि का विकास होना जरूरी है। तो इसमें क्या था कि ये था कि कृषि भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग था। ठीक है, कृषि भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग था, किंतु व्यापारिक बैंकों ने कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया था। जो भी व्यापारिक बैंक थी, जो कि क्या थी, प्राइवेट हाथों में थी, उन्होंने कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उनका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए कृषि की उपेक्षा को दूर करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया, ताकि हम कृषि को प्रोत्साहित कर सके, उसका विकास कर सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार, यानी कि व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर बड़े बड़े नगरों तक ही अपने अपने कार्य क्षेत्र को सीमित रखे, यानी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया व्यापारिक बैंकों ने। ठीक है, तो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया या किया गया था। उसके बाद है चौथा, बैंकों के साधनों का बेहतर प्रयोग, यानी कि यह तर्क दिया जाता है कि बैंकों के साधनों का उपयोग संचालकों द्वारा अपने हित में किया गया, अथवा बैंकों की पूंजी का विनियोग उन क्षेत्रों में किया गया जहां संचालक चाहते थे। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से साधनों को बेहतर प्रयोग का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा है लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंकों द्वारा छोटे उद्यमियों के प्रति भेदभाव की नीति बरती गई। बैंक केवल बड़े औद्योगिक घरानों के को ही या ऋण देता था या फिर उनकी मदद करता था, और ग्रामीण क्षेत्रों और लघु उद्योगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इसी को बढ़ाने के लिए, लघु ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी हो गया था। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण की असफलता। इसका तात्पर्य क्या है? यद्यपि राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकों का सामाजिक नियंत्रण किया गया, किंतु यह नीति अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकी। अतः बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। ठीक है, आपको समझ में तो जरूर आया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसमें सातवां है और आखिरी है पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापारिक बैंकों की भूमिका। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापारिक बैंकों की क्या भूमिका थी, क्या है, देखेंगे। तो सबसे पहले है बैंक पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों की वित्तीय व्यवस्था करने में असफल रहे। अर्थशास्त्रियों की एक अध्ययन दल का मत था कि व्यापारिक बैंक पंचवर्षीय योजनाओं के सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप रहने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, ताकि उन्हें प्राइवेट हाथ से सरकारी हाथ में लेकर पंचवर्षीय योजनाओं को और मजबूत बनाया जाए और सफल बनाया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण के बारे में। तो राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण, जिसमें पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और द्वितीय चरण में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिएगा, 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो कदम 1969 में उठाया गया था, उसी क्रम
में 15 अप्रैल 1980 को 6 नए बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं, यानी कि 1980 में किया गया था, 15 अप्रैल 1980 में। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। पहला कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को, और दूसरा 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। तो उन बैंकों के नाम देखेंगे हम, 6 ही बैंक हैं और ये इजीली याद भी रहेंगे। तो सबसे पहला है आंध्र बैंक लिमिटेड, दूसरा है कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, तीसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पांचवा है पंजाब एंड सिंध बैंक, और छठा है विजया बैंक। ये 6 ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में, ठीक है। अब आगे देखेंगे, उपयुक्त राष्ट्रीयकरण के निर्णय से देश के वही बैंक प्रभावित हुए जिनका कारोबार 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक था। यानी 1980 को वही बैंक प्रभावित हुए जिनका कारोबार कितना था? 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक का था, ठीक है। यानी कि उन्हीं का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के समय उपयुक्त 6 बैंकों के पास जमा धन की कुल देनदारियां 2256 करोड़ रुपए से अधिक थी। यानी राष्ट्रीयकरण के समय इन बैंकों की देनदारियां बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी? 2256 करोड़ रुपए थी, इसीलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इन्हें सरकारी अधिकार में लिया गया था। वर्तमान समय में बात आती है, वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या, पहले हम जान गए 14 और 6 मिला के कितना होता है? 20 होता है, तो हमें पता है 20 हुआ था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या क्या है, कितनी है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है कि वर्तमान में कितनी है, तो उसी को हम पहले देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्ष 1980 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो तो हमने पढ़ा ही है। ये दूसरे चरण का बैंक है, किंतु विगत वर्षों की निरंतर हानि के कारण 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। यानी कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया निरंतर हानि के कारण 4 सितंबर 1993 को इसका विलय कर दिया गया था, किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या वर्तमान में 20 से घटकर 19 हो गई। यानी कि एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय कर दिया गया घाटे के कारण, तो इसलिए वर्तमान बैंकों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ। बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ, तो 1969 में 14 तथा 1980 में 6 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में बैंकिंग प्रणाली का तेजी से विकास हुआ। यानी कि सरकार के हाथ में कुछ शक्तियां आ गई जिससे हमारे देश का विकास हो सका। तो वो क्या थी, आइए उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला है शाखाओं का विस्तार। यानी कि शाखाओं का विस्तार, जब भारत में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तब शाखाएं बहुत कम थी, 8262 ही थी, और जिसके बाद जब राष्ट्रीयकरण हो गया उसके बाद शाखाएं धीरे धीरे बढ़ के कितने? 48,478 हो गई। 48,478 हो गई, ठीक है। ये इतनी संख्या है, बढ़ गई। कितनी? 2015 में। ये 2015 की है, 2015 की रिपोर्ट है। इसमें शाखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं थी, शाखाएं नहीं थी, वहाँ पर भी खोली गई। गांव-गांव, छोटे-छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह बैंक की शाखाएं खोली गई थी। तो इस प्रकार शाखाओं का विस्तार हुआ था राष्ट्रीयकरण के बाद, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ग्रामों को गोद लेना। इसका मतलब है ग्रामों को गोद लेने की योजना के अनुसार एक बैंक अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ग्रामों को गोद लेकर उसके संपूर्ण विकास को उत्तरदायित्व संभालता था। यानी कि बहुत से गांव को गोद लेकर क्या करता था बैंक? उनको विकास करता था, उनका उत्तरदायित्व लेता था। इन ग्रामों में समग्र विकास की सहायता मिली, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीयकरण के पश्चात अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में लगभग 2 लाख ग्रामों को गोद लेकर लगभग 2 लाख ग्रामों को गोद लेकर उनको क्या किया?
किसान परिवारों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी। इस सहायता से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही बल मिला। ठीक है, इससे ये लाभ हुआ। तीसरा है जमा वृद्धि। जमा वृद्धि इसका मतलब है राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जून 1969 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशि 4,646 करोड़ रुपए थी और दिसंबर 2015 में ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई, करोड़ों में हो गई। ठीक है, इसीलिए इनकी जमा राशि में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। चौथा है ऋण खातों की संख्या में वृद्धि। ऋण खातों की संख्या में वृद्धि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने इस बात पर ध्यान दिया कि सामान्य मनुष्य की सहायता की जाए। इस दृष्टि से रखते हुए ऋण खातों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, यानी कि बहुत से आम आदमियों को भी ऋण दिया जाने लगा। उसके बाद है पांचवा छोटे उद्योगों को सहायता। भारत में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद छोटे उद्योगों को बहुत अधिक सहायता मिली, यानी कि खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, सड़क, जल परिवहन, आवास, शिक्षा जितनी भी थी उनमें काफ़ी अधिक उन्होंने सहायता की, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, यही सब लाभ थे व्यापारिक बैंकों के, जिससे हमारा देश आगे बढ़ा और उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।